सो हमने लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप तक कर लिया था। मैंने आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की पहचान बताई थी कि हम फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमने बात की कि ये एल्कीन है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है, ये हेलोजिनो एल्केन है। उनकी पहचान क्या है, उनकी एग्जाम्पल क्या है। अब ये देखो जरा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा तो वो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड आएगा तो वो एल्कीन होगा, ओएच आएगा तो वो अल्कोहल होगा, हेलोजिनो एल्केन आएगा तो वो मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आएगा तो वो हेलोजिनो एल्केन होगा। और हमने इसके कुछ पास्ट पेपर्स भी डिस्कस किए थे। मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस निकाले थे, उसमें हमने ये देखा था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स क्या है। इसके बाद जो हमें चीजें डिस्कस करनी है, उसमें हमारे पास सबसे पहले तो चीज आती है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब के मतलब हाउ मेनी वेज वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, डिस्प्लेड फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है। ये सारी चीजें हमारे पास हैं। फर्दर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें, अगर मैं कभी भी आपसे कोई भी फंक्शन ग्रुप पूछूं ना, तो आप मुझे एटलीस्ट बता दोगे कि ये क्या है। फॉर अ प्रैक्टिस लेट्स से, अगर मैं आपको कहता हूं कि दिस इज CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप मुझे डायरेक्ट बोलोगे कि सर ये तो एस्टर है भाई। आप मुझे डायरेक्ट कहोगे कि सर ये तो क्या है, ये तो एस्टर है। क्यों एस्टर है भाई? क्योंकि एस्टर में आपने बताया था कि ये जो चीज है, बोले तो COO जो है, उसके राइट साइड पे भी आर होता है, लेफ्ट साइड पे भी आर होता है। आर बोले तो कोई भी कार्बन का ग्रुप, चाहे एक हो या 10 हो या 50 हो। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो C डबल बॉन्ड O के राइट साइड पर भी आर है और लेफ्ट साइड पर भी आर है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? एस्टर है। ये हमारा क्या है? एस्टर है। ये एस्टर है ये। तो कभी भी अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ हो और वो आपसे पूछ रहा हो, तो आपके जहन में जब ये सारी चीजें होंगी ना, ये वाली, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। इसी तरह से अगर मैंने आपको कोई और मॉलिक्यूल दिया, लेट्स सपोज हमने आपको दे दिया CH3 CH2 CO2H। अब मैंने ये दे दिया आपको। अब आपने देखा कि ये तो CO2H लिखा है। भाई आप अपने लिए, अपने आप को समझाने के लिए आप इसको यूं लिख दो, आप इसको यूं लिख दो। तो जब आप इसको यूं लिखोगे तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आप डिफरेंस चेक कर रहे हो कि दोनों में क्या है। अगर आप एस्टर को देखो तो COO के दोनों तरफ कार्बन है, और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो तो COO के एक तरफ कार्बन है लेकिन दूसरी तरफ कार्बन नहीं है। तो इस तरह से भी आप एस्टर को और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट कर सकते हो एटलीस्ट, कि कौन क्या है। तो बड़ा आसान है। बिल्कुल सिंपल सी चीजें पता हो कि भाई ये एस्टर है कि दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि एक तरफ H है और एक तरफ क्या है? कार्बन है। तो क्योंकि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप मिक्स हो जाते हैं बार बार ना, क्योंकि देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी और एस्टर भी। बस डिफरेंस आपके जहन में हो कि एस्टर में दोनों तरफ कार्बन होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है। बेसिक डिफरेंस है ये। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाउ टू represent how to represent organic compounds।
अब हमारे पास, अगर मैं आपको बहुत कॉमन सी एग्जांपल बताऊं, आप कॉमन सी एग्जांपल में ले लो, आ, आप ब्यूटेन ले लो, लेट्स से ब्यूटेन, ओके, ब्यूटेन ले लो आप। अब ब्यूटेन आपको पता है आखिर में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ब्यूटेन के आखिर में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो आपने इसकी फैमिली पहचान ली कि यार दिस इज फ्रॉम एल्केन। अगर इसके आखिर में ईन आता तो आप इसकी फैमिली पहचान लेते, आप बोलते सर ये एल्कीन है। अब आप, अब आपको अगर यहाँ पर ब्यूटानॉल नजर आ रहा होता तो चूंकि ऑल आ रहा है तो आप इसको पहचान लेते कि ये अल्कोहल है। अगर ओइक एसिड लिखा हुआ होता तो आप पहचान लेते कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो इसी तरह से जब ये एल्केन है, जब आपने इसका, सबसे पहले तो आप बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। हम आगे जाके एल्केन डिस्कस करेंगे जिसमें आपको मैं जनरल फॉर्मूला बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, C4H10 है। जब आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग गया तो इसका मतलब आपको इसका इंपेरिकल भी पता लग गया। कैसे इंपेरिकल पता लगा, आपने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। किसी भी चीज को जब आप सिंपलेस्ट कर देते हो, किसी भी चीज को जब आप सिंपलेस्ट कर देते हो तो वो क्या होता है, वो इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। एज मच एज पॉसिबल आप उसको सिंपल करके, सिंपल करोगे जब तक वो कोई ऐसा नंबर ना बन जाए कि नाउ इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, सिंपल। तो अब ये C2H5 है ना, अब आप इसको सिंपल नहीं, इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते हो। सो दिस इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला, सही है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका मुझे बनाकर दिखाइए डिस्प्लेड फॉर्मूला, डिस्प्लेड फॉर्मूला, डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या होता है, इन विच ईच एंड एवरी बॉन्ड मस्ट बी शोन। लाइक मेरे पास 4 कार्बन हैं, आपने चारों को बनाना है कुछ इस तरह से कि हर हर बॉन्ड को आप क्लियरली रिप्रेजेंट करोगे कि कौन सा बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है। अब आप देखो ना, 10 हाइड्रोजन है, ये देखो मेरे 10 के 10 हाइड्रोजन पूरे हो गए यहाँ पर। तो इसका मतलब आपने क्या बना लिया, डिस्प्लेड फॉर्मूला बना लिया। अब मैं आपको कह रहा हूं आप बना के दिखाओ मुझे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपने क्या किया, CH3, CH2, CH2, CH3 कैसे बनाया, कैसे। अब अगर आप देखो तो CH3 ये रहा, CH2 ये रहा, फिर CH2 ये रहा, फिर CH3 ये रहा। अगर आप और से देखो तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन है ना, तो मैंने इसको CH2 लिखा है। और इसके साथ कितने हैं, 3 है, मैंने इसको CH3 लिखा है। इसके साथ भी 3 है, मैंने इसको भी CH3 लिखा है। तो ये आपके पास क्या बन गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया, राइट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। और इसी तरह से अगर आप इसको ऐसे करके लिखते हो, लेट सपोज CH3, CH2 कितनी दफा, 2 दफा, और ये CH3। अब ये 2 दफा का क्या चक्कर है, ये दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं ना, तो मैंने इनको ना दोनों को एक करके लिख दिया, लेकिन मैंने नीचे 2 लगा दिया। अब जब मैंने 2 लगाया तो आप समझ जाओ ना कि यार ये CH2 2 दफा लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, हमारे पास क्या है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं डिफरेंट फॉर्मूले की। अब मैं इसको नाम दे देता हूं कि हाउ मेनी वेज वी हैव टू रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ गया, उसमें हमारे पास क्या क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। और उसमें हमारे पास क्या क्या आ गया, इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। और क्या क्या आ गया, डिस्प्लेड फॉर्मूला आ गया। और क्या क्या आ गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया। एंड देन हमारे पास क्या आ गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, नंबर वन इज दैट वी हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नंबर 2 है इम्पेरिकल फॉर्मूला।
नंबर 3 है डिस्प्लेड फॉर्मूला। फिर है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला। सही है जी। तो क्या है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। सिंपल, बिल्कुल आसान आसान सी चीज है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अभी तो मैंने आपको ब्यूटेन की एग्जांपल दी ना। अब आप आइए जरा, आप लिखो ब्यूटानोइक एसिड। ले लो, मैंने आपके सामने लिखा। चलो पहले हम एक काम करते हैं, ब्यूटीन कर लेते हैं। मैं एक एक करके आपको ना सारे फंक्शनल ग्रुप बता देता हूँ कि हम कैसे कैसे करेंगे। तो ब्यूटीन नंबर 1 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने क्या लिखा ब्यूटीन का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर आपने क्या लिखा? इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर आपने क्या लिखा इसका? फिर आपने क्या लिखा इसका? डिस्प्लेड फॉर्मूला। फिर आपने क्या लिखा इसका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर आपने क्या लिखा इसका? कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो मैं काम करता हूं आसानी के लिए, पहले हम इसका डिस्प्लेड बना लेते हैं। तो डिस्प्लेड में क्या होगा? 4 कार्बन है ना, तो 1 2 3 और ये 4, और ये आपके पास आ गया डबल बॉन्ड। बाकी जो भी बचा ना, आप क्या लगा दो वहां पे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा दो। ये आपके पास क्या आ गया? डिस्प्लेड फॉर्मूला। अब आप इसका स्ट्रक्चरल बना लो। कैसे बनेगा स्ट्रक्चरल? CH2, CH, फिर CH2, और फिर CH3। है ना? ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, और ये CH2 है। मैंने लिख दिया एज इट इज। अब मैं क्या करूंगा? इसका कंडेंस्ड, कंडेंस्ड इसका बन नहीं सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव कोई ग्रुप है नहीं। मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे ये साथ साथ में दो एक जैसे ग्रुप है ना, यहाँ नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये है ना दोनों। भाई कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव समझते हो ना, बिल्कुल साथ साथ हो। CH2 जैसे CH2 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 CH2, अब CH 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 चलता रहे, उसको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव। ताकि मैं, हाँ मुझे मेक सेंस के यार, एक ही चीज जो है वो जो है ना उसमें डिवाइड हो जाए। मतलब मैं एक दफा लिखूं और उसको फिर नीचे नंबर डाल दूं। बात समझ रहे हो ना आप? लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, तो कंडेंस फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा? यही इटसेल्फ इसका कंडेंस फॉर्मूला है। आप बोलोगे इसका कंडेंस बन ही नहीं सकता। अब आ जाओ इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। भाई आप इसका काउंट कर लो। आप इसमें काउंट कर लो कितने कार्बन आइटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं। तो आपने काउंट किया तो C4 आया और H8 आया। है ना? 1 2 3 4 कार्बन 4 हो गए। 1 2 3 4 5 6 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो क्या इसका इंपेरिकल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया 4 के फॉर्मूले से। 4 नंबर से आपने इसको डिवाइड करा दिया। तो जब आपने इसको डिवाइड कराया तो क्या आया? CH2 आया। क्या आया? CH2 आया। तो CH2 इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इसी तरह से आपने हर एक के जो है ना, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास, आइए जरा अब आप, ये मेरा हो गया ब्यूटेन, राइट? ये मेरा हो गया ब्यूटेन। अब आइए जरा आप, अब आइए जरा आप ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल। अब ब्यूटानॉल में ऑफ कोर्स दिस इज एन अल्कोहल, राइट? ब्यूटानॉल में ऑफ कोर्स दिस इज एन अल्कोहल। नंबर 1, सब चीजें मैं वही लूंगा, सब चीजें मैं वही लूंगा। सेम चीजें,
सेम चीज है। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो पहले हम आसानी के लिए डिस्प्लेट फॉर्मूला बना लेते हैं। ओके, पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेट फॉर्मूला बना लेते हैं। सो डिस्प्लेट में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 4 कार्बन हैं और उसके साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ये लो, ये मैंने OH लगा दिया। आपकी मर्जी है वैसे, कहीं भी OH लगा दो, किसी भी जो है ना कार्बन पे लगा दो आप। हम तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं कि आपने फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करना है। बाकी आपके पास सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं एज इट इज। देखो ये 2 दफा हाइड्रोजन आ गया, फिर ये 2 दफा हाइड्रोजन आ गया, फिर ये 2 दफा हाइड्रोजन आ गया। अब आप इसका बनाओ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपने स्ट्रक्चरल बनाया तो आपने बोला CH3, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है OH। इसी तरह से जब आप इसका कंडेंस बनाओगे ना, तो कंडेंस बनाने के लिए आपने क्या किया, CH2 कितनी दफा लिखा हुआ है, 3 दफा लिखा हुआ है, और आपने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो इसको मैं कह रहा था कि कंसेक्यूटिव CH2 CH2 CH2, एक दफा लिख के नीचे 3 लगा दिया तो इसका मतलब एक ही बात है। अब आप इसका मॉलिक्यूलर निकालोगे तो भाई आप काउंट कर लो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास बनेंगे मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ब्यूटानॉल। अच्छा, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, इजंट इट, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। तो भाई जो मॉलिक्यूलर है ना, वही आपका क्या है, इंपेरिकल भी है। जो मॉलिक्यूलर है ना, वही आपका क्या है, इंपेरिकल भी है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है इसके पीछे, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। बस आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान, आपको एटलीस्ट पता हो कहाँ OH आ रहा है, कहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, कहाँ C OH आ रहा है, कौन क्या है। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं ब्यूटानोइक एसिड का, ब्यूटानोइक एसिड की अगर हम यहाँ बात करें, ब्यूटानोइक एसिड, अब ब्यूटानोइक एसिड का फिर दोबारा से सारी चीजें वही बनाएंगे हम, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसी तरह से डिस्प्लेट फॉर्मूला, फिर आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो फिर हम क्या करें इसका, तो आसानी के लिए मैं फिर दोबारा से सबसे पहले क्या बनाऊंगा, डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाऊंगा। तो 4 कार्बन है एंड ओइक एसिड इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ओइक एसिड इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके फंक्शनल ग्रुप कैसा नजर आता है दिखने में, है ना। फंक्शनल ग्रुप इसका कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो मैं ये लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, लेकिन ये ब्यूटानोइक एसिड है, मतलब कि 4 कार्बन एटम है। तो मैंने शुरू कहाँ से किया, मैंने कहा कि ये फर्स्ट कार्बन है, फिर ये हमारा सेकंड कार्बन है, फिर ये हमारा थर्ड कार्बन है, फिर ये हमारा फोर्थ कार्बन है, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O और OH लगा दिया। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहा, सब कुछ आपका ऐसे ही रहा, एज इट इज एज इट इज एज इट इज। सिंपल सिंपल, बिल्कुल एज इट इज रहा, सारी चीजें एज इट इज रही आपकी। तो ये आपका क्या बन गया, ब्यूटानोइक एसिड। ये आपका क्या बन गया, ब्यूटानोइक एसिड। सही है। अब इसका बना लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये लो, CH3 CH2 CH2 COOH, और चाहो तो COOH को आप CO2H लिख दो, नो प्रॉब्लम। COOH को आप क्या लिख दो, CO2H लिख दो, तो कोई इशू नहीं होगा इससे। ओके। अच्छा, अब क्या करें, इसका कंडेंस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि CH2 2 दफा लिखा हुआ है। तो अगर CH2 2 दफा लिखा हुआ है, तो भाई आप एक दफा लिख के ब्रैकेट के नीचे 2 लगा दो, तो ये कंडेंस फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ये आ गया आपके पास कंडेंस फॉर्मूला। अब आप मॉलिक्यूलर बना लो, काउंट कर लो टोटल कितने हैं आपके पास। तो C4 है आपके पास, और H 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो क्या इसका इंपेरिकल बन सकता है? आप बोलोगे यस। आपने स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कराया तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। सो दिस इज योर so this is your empirical formula. So this is your empirical formula, remember. Okay, तो ये आपके पास ब्यूटानोइक एसिड आ गया, ये आपके पास ब्यूटानोइक एसिड आ गया। तो इसी तरह से ये सारी रिप्रेजेंटेशन है, हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपने पास पेपर्स में देखा होगा, इनमें से किसी एक स्टाइल में लिखा हुआ होता है क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं, अब हम आते हैं किस पे, एस्टर पे। एस्टर की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज 4 कार्बन, हम हर एक में 4 4 कार्बन को लेके चल रहे हैं ना। एल्कीन में भी 4 लिए, एल्केन में भी 4 लिए, इसमें भी 4 लिए, इसमें भी 4 लिए, तभी ब्यूटा ब्यूटा चल रहा है। ब्यूटीन, ब्यूटेन, ब्यूटानॉल, ब्यूटानोइक एसिड। अब मैं एस्टर जब करूंगा तो मैं कह देता हूँ एथाइल, तो मैं क्या कह देता हूँ, एथाइल एथेनोएट, एथाइल एथेनोएट। ये मैंने आपका ले लिया क्या, एस्टर। अब आपने दोबारा से सारे के सारे काम वही किए, लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगा आसानी के लिए आप पहले ना इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, इथाइल इथेनोएट का। अभी बिल्कुल आपका प्राइमरी स्टेज है, आप लोग मत मत कंफ्यूज होइएगा नाम से, यार ये तो बड़े मुश्किल मुश्किल नाम आ रहे हैं। हम प्रॉपर एस्टर डिस्कस करेंगे, हम प्रॉपर एस्टर डिस्कस करेंगे। ओके, कि एस्टर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है, कितनी सारी चीजें हैं, कितनी नहीं है, एक 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 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इसका डिस्प्लेट बना के दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा कि इथाइल इथेनोएट बनता कैसे है। तो इथाइल इथेनोएट बनाने के लिए मैंने क्या किया, कार्बन, ये आपका क्या बन गया, अच्छा सॉरी डिस्प्लेट बनाना था ना। तो मुझे एवरी बॉन्ड मस्ट बी शोन, ऐसे ही है ना भैया, एवरी बॉन्ड मस्ट बी शोन। तो मैं काम करता हूं, मैं ना हर बॉन्ड को थोड़ा सा ओपनली बना देता हूं ताकि वो डिस्प्लेट फॉर्मूला बन जाए। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। ये आपका क्या बन गया, डिस्प्लेड फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल बना लो इसका, CH3, फिर COO, फिर CH2, फिर CH3। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया आपका। कंडेंस बन नहीं सकता, क्या कहते हो, कंडेंस बन नहीं सकता, आप छोड़ दो इसको। कंडेंस के लिए वही बात है कि जिस तरह से ये रिपीटेशन हो रहा है ना CH2 का, वो यहाँ नहीं है कहीं भी। अब मॉलिक्यूलर पे आ जाओ, गिन लो इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, तो आपको मॉलिक्यूलर भी पता लग जाएगा। कार्बन इसमें है 4, हाइड्रोजन लगा लो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, देखो ना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो यही बन गया, ये तो ये तो यही बन गया भाई। तो अब आप इसका इंपेरिकल लिख दो, C2H4O। ये हो आ गया आपके पास। यानी मैंने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो मेरे पास इंपेरिकल आ गया। तो ये है रिप्रेजेंटेशंस। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप्स, लाइक आप एल्केन डिस्कस कर रहे हो, आप एल्कीन पढ़ रहे हो, आपने अल्कोहल भी खत्म कर लिया, आपने जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म कर लिया, आपने तो एस्टर भी पढ़ लिया। लेकिन जब पास पेपर का क्वेश्चन आया, जब एग्जामिनर ने आपको कोई सवाल करने के लिए दिया, तो आपकी सीटी गुम हो गई। आपने बोला कि ये है क्या, क्योंकि जब तक आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानोगे नहीं, क्योंकि जब तक आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानोगे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि तुम बता ही नहीं पाओगे कि मैं यहाँ पे कौन सी लॉजिक लगाऊं। मतलब कि टाइप ऑफ रिएक्शन तो आइडेंटिफाई करना बहुत दूर की बात है।
ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन तो आइडेंटिफाई करना बहुत दूर की बात है, तो याद रखिएगा ये पहचान मैंडेटरी है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशंस। अब हम आगे आते हैं। इसके बाद हमें डिस्कस करना है अब इसी में आपकी रिप्रेजेंटेशन वो भी आ गई ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपने देखा कि ये आपका एस्टर बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये OH आ गया, अल्कोहल हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो गया, ये डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बन गया आपके पास। तो ये चीजें हैं सारी। अच्छा, फिर हम आते हैं किस तरफ, IUPAC नेमिंग की तरफ, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो आप लेते हो ना इतने सारे नाम, सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको पता है, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पता है, आपको अमोनिया भी पता है, आपको वाटर भी पता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी पता है। बिल्कुल इन द सेम वे यू मस्ट नो द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक बड़ी लंबी थ्योरी है, मैं पहले उसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जिसको आप H2SO4 बोलते हो, बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है, कभी ना कभी आपने जरूर देखा होगा, नाम सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको इसके बारे में पता ना हो। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब इसकी अगर मैं बात करूं, सल्फ्यूरिक एसिड की, आपको पता है इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं इसे हम। अब ऑयल ऑफ विट्रियोल है क्या चीज, अब ऑयल ऑफ विट्रियोल है क्या चीज इसमें। अब ऑयल ऑफ विट्रियोल में हमारे पास होता ये है कि अब इसके दो नाम हो गए, अब इसके दो नाम हो गए कैसे, एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और एक क्या हो गया, ऑयल ऑफ विट्रियोल हो गया। सही है जी। अब इसमें हमारे पास ऐसे एक नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। अगर आप मुझे बोलोगे ये क्या है, मीथेन है, तो भाई मीथेन को हम, इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं, इसको हम सुई गैस भी कहते हैं, इसको हम सुई गैस भी कहते हैं। सही है। तो अब क्या करें, अब इसका हम क्या करें, तो हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए ताकि हम जब कंपाउंड को नाम दें ना तो वो थ्रू आउट टाइम हो। ऐसा ना हो कि बस ये, हाँ यार ये एक ही कंपाउंड है और हम इसका एक ही नाम है। लेट सपोज अगर आप कहीं किसी और कंट्री चले जाते हो, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो आप, और आपका जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो गया। अब आप जब वहाँ किसी केमिस्ट की शॉप पे जाओ और आप उसे बोलो कि मुझे चाहिए ऑयल ऑफ विट्रियोल चाहिए मुझे, या आप उसे बोलो मुझे मार्श गैस चाहिए, उसको क्या बताइए, ये तो लोकल नाम है। अब कॉपर सल्फेट है, उसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। अब उन्हें क्या पता ब्लू विट्रियोल, कॉमन नेम इज समथिंग एल्स और केमिकल नेम, प्रॉपर नेम इज समथिंग एल्स। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको पता होते हैं, जो किसी को नहीं पता होते। हर एक चीज का लोकल नाम होता है ना, कॉमन नेम होता है। तो ऑफिशियल नेम आपको पता होना चाहिए ताकि थ्रू आउट द वर्ल्ड वो यूज हो रहा हो। अगर मैं किसी चीज को मीथेन कह रहा हूं तो पूरी दुनिया उसको मीथेन कह रही है भाई। अगर मैं किसी चीज को एथेनोइक एसिड कह रहा हूं तो सिर्फ आप नहीं कह रहे हो, पूरी दुनिया उसको एथेनोइक एसिड कह रही है। समझे बात को। यस, एथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विनेगर, बट विनेगर इज अ कॉमन नेम। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं साइंटिफिक नेम बताओ। क्या पता विनेगर हर एक को पता ना हो। बात को समझ रहे हो, मतलब मैं रिलेट करा रहा हूँ, क्या पता विनेगर हर एक को पता ना हो। तो कुछ रूल्स होने चाहिए, मतलब हर बंदा अपनी मर्जी से ऐसे तो कोई भी नाम बना दे, कोई भी ऐसे अपनी मर्जी से नाम बना दे। जैसे क्या करते हैं लोग, डिफरेंट परफ्यूम्स को मिक्स करते हैं और जो है ना एक नया मिक्सचर बनता है, उसको अपनी मर्जी का नाम दे देते हैं। कितनी चीजें ऐसी हैं, कितने परफ्यूम ऐसे हैं। तो वो जो भी बंदा बना रहा है, तो वो सिर्फ उसी को पता है भाई, मार्केट नहीं जानती उस नाम को। अब मैं अपनी मर्जी से मैंने कोई भी दो चीजों को मिक्स किया, मैं कोई भी रैंडम जो है ना परफ्यूम उठा के ले आया, मैंने कोई तीसरी बॉटल ली और मैंने उन दोनों को उसमें क्या किया, ऐड करके एक मिक्सचर बना दिया। ऑब्वियस सी बात है कोई नई जो है ना स्मेल आएगी अब आपको।
अब जो कोई नई स्मेल आपको आएगी ना, मैंने उसको एक नया नाम नाम दे दिया, मैंने उसको कह दिया एक्वा रीजिया। लेट्स सपोज मैंने उसको क्या नाम दे दिया, एक्वा रीजिया। भाई मैंने बनाई है ना, लोकल है ना। तो इस परफ्यूम का नाम कोई तुम्हारा जो है ना रिलेटिव सऊदीया चला जाए, उसको बोलो यार मुझे ये परफ्यूम, उसको क्या पता भाई, ये तो मैंने किया है ना। तो यही काम इस कंपाउंड के साथ भी हो रहे थे। तो जब इसको उन्होंने एड्रेस किया इस प्रॉब्लम को, ये बड़ा मेन प्रॉब्लम है कि कुछ नाम ऐसा हो जब आप दुनिया में लो जाके, तो वो आपकी बात को समझ सके कि आपको क्या चाहिए। ये नहीं कि आप बोलते रहो और उनको समझ ही ना आए कि तुम क्या बोल रहे हो। तो ये जरूरत पेश आई, तो उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए, जिसको हम क्या कहते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। जिसको हम क्या कहते हैं, IUPAC नेमिंग नोमेनक्लेचर। IUPAC नेमिंग। ओके। अब इस नेमिंग की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली एक एब्रिविएशन है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का। कि इसमें नंबर वन थिंग, कि जब भी आप किसी कंपाउंड को नाम दोगे ना, तो रिमेंबर द लॉन्गेस्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ये रूल नंबर वन है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। दिस इज रूल नंबर वन। सेट हो गया जी, ओके हो गया। रूल नंबर टू पे आ जाओ। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द ब्रांच, या आप कह लो फंक्शनल ग्रुप, एंड गिव द लीस्ट नंबर। मैं बताऊंगा अभी आपको, ये मैं जो लिख रहा हूं इसका क्या मतलब है। एंड गिव द लीस्ट नंबर। रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री, नंबर और नंबर के बीच में आपने लगाना है कॉमा। सही है। नंबर और अल्फाबेट के बीच में आपने लगाना है हाइफन। ये रूल है। आपने क्या लगाना है, हाइफन। और अल्फाबेट के बीच में आपने कुछ भी नहीं लगाना। सब समझ आ जाएगा, अभी बस एक मिनट देखते रहो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप रूल्स को समझ लो कि ये क्या है। ओके। और फॉर द फंक्शनल ग्रुप, यूज डाई फॉर टू, ट्राई फॉर थ्री, एंड टेट्रा फॉर फोर। अभी एक मिनट दे दो बस, अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सही है। अब लेट सपोज मैंने आपको कहा कि अब जरा देखो, मैंने आपको बोला कि दिस इज 1 2 3 4। ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया, और मैंने आपको कहा कि आप मुझे इसका नाम बताओ। मैंने आपको क्या कहा कि आप मुझे इसका क्या बताओ, नाम बताओ। तो आप नाम मुझे कैसे बताओगे इसका। नंबर वन रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ये मेरा लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन है, जिसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और ये जो मुझे नजर आ रहा है, ये मेरी ब्रांच है। ये मेरी क्या है, ये मेरी ब्रांच है। अब जब मैं इसे नाम दूंगा ना, तो आपने ब्रांच को नंबर देना है। नंबर का मतलब क्या है, नंबर का मतलब ये है कि आपने बोला कि यार ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये जो CH3 है, ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, आप बोलोगे सर ये सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। आप क्या बोलोगे, सर ये सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो जब ये सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो आप इसको मेंशन करो ना यहाँ पर, 2। फिर 2 पे कौन है, आपका CH3 है।
CH3 का नाम क्या है? ये मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया हुआ है कि CH3 का क्या नाम होता है। CH3 का क्या नाम होता है? CH3 इज मीथाइल। CH3 इज व्हाट? इज मीथाइल। CH3 इज मीथाइल। ओके। और 3 कार्बन का क्या नाम है? प्रोपेन। 3 कार्बन का क्या नाम है? प्रोपेन। सिंपल है भाई। 3 कार्बन का क्या नाम है? प्रोपेन। बात को समझो जरा। तो ये इसका IUPAC नेम है। ये इसका क्या नाम है? IUPAC नेम है इसका ये। जो यहाँ है वो पूरी दुनिया में है। जब इसको आप कह रहे हो ना 2 मिथाइल प्रोपेन तो पूरी दुनिया इसको कह रही है 2 मिथाइल प्रोपेन। नाम देने का पर्पज ही ये होता है थ्रू आउट, थ्रू एंड थ्रू इसका नाम सेम हो। ये नहीं कि सिर्फ आप किसी चीज को बोल रहे हो तो बस आप ही कह रहे हो, नहीं। हर एक को उसका यही नाम लेना है, तभी उन्होंने रूल सेट किए। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप नाम दोगे तो वो इंटरनेशनली नाम बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। ओके। तो मैंने क्या लिखा? 2 मिथाइल प्रोपेन। ये जो 2 है ना, ये ब्रांच की पोजीशन है। ये जो मिथाइल है ये उस ब्रांच का नाम है। और ये जो है ये लॉन्ग चेन का नाम है। थोड़ा सा और क्लियर करता हूं इसको, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जरा देखिएगा। 1 2 3 4 एंड चलो मैं इसको 5 कर देता हूँ। 5 एंड दिस इज H3, H3, H2, CH and then CH. वैसे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी हैव टू डिस्कस द 4 कार्बन एटम्स, राइट? ओके। आइसोमर में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि क्या करना है हमें। तो फॉर द नेमिंग मेक इट वेरी क्लियर कि आपने क्या किया। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। मैंने सिलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ओके, मैंने सिलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। फिर मैंने क्या सिलेक्ट किया? अपनी ब्रांच सिलेक्ट की मैंने। ये लो, ये मेरे पास ब्रांच आ गई, ब्रांच है CH3। अब मैंने इसको नंबरिंग दी, नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब मैंने इसे क्या दी? नंबरिंग दी 1 2 3 4 5। अब आप मुझे ये बोलो कि सर आपने यहां से क्यों नहीं गिना, आपने लेफ्ट साइड से क्यों गिना? तो मैंने रूल क्या लिखा है? गिव द लीस्ट नंबर। वहां से नंबर गिनो जहां से इसे छोटा नंबर मिले। तो मैंने मैंने लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू किया, तो इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? सेकंड नंबर। जब आप राइट साइड से काउंट कर रहे हो तो उसे कौन सा नंबर मिल रहा है? फोर्थ नंबर। तो सेकंड इज गुड ना। तो अब आप इसका नाम लिखो। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 5। तो 5 का मतलब पेंटेन। 5 का मतलब पेंटेन। क्या कहते हो? सिंपल है ना बिल्कुल। 5 का मतलब पेंटेन। तो ये मैं अभी आपको पता है क्या बता रहा हूँ? सिर्फ एल्केन बता रहा हूँ। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ? सिर्फ एल्केन बता रहा हूँ मैं आपको। एल्कीन भी है, अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक भी है, एस्टर भी है, और हैलोजिनो एल्केन भी है, और हर एक के इसी तरह से नेमिंग है। सही है। अच्छा, एक और मैं आपको देता हूँ, जरा देखिएगा। मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक और कंपाउंड है जो कि ये है। और से देखते रहिएगा जरा। CH3 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 CH3। मैंने कहा आपको ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अब आपने बोला कि सर रूल नंबर 1 तो ये कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ये लो, ये मैंने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। भाई आप चाहो तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये लो, आप ये सिलेक्ट कर लो। सही है जी, आप ये सिलेक्ट कर लो। दोनों में सेम सेम कार्बन है तो ये आपकी मर्जी है। जब दोनों में सेम सेम चीजें हो ना तो फिर आपकी मर्जी हो जाती है फिर। तो मैंने ये कर ली सिलेक्ट, और मेरे पास ये आ गए हैं जी 2 ब्रांचेस। मेरे पास आ गए हैं 2 ब्रांच। अब जब मेरे पास 2 ब्रांचें आ गई हैं ना, अब आप इसे नंबरिंग करो 1 2 3, 1 2 3। तो अब आप इस सवाल में 2 दफा ब्रांच लगी हुई है। इस सवाल में कितनी दफा ब्रांचेस लगी हुई हैं? 2 दफा ब्रांचेस लगी हुई हैं। बात को समझिएगा जरा।
सही है। इसमें 2 दफा ब्रांचेस लगी हुई हैं, टू टू, 2, 2। मैंने क्या कहा था, रूल क्या बोलता है, नंबर और नंबर के बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। तो मैंने लगाया 2, 2, 2, 2। डाई 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 मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, यानी मिथाइल CH3 है ना, तो 2 दफा लगा हुआ है ना, तो मैंने उसको डाई बोला। ये 2, 2 मैंने इसलिए बोला, ये पोजीशन है, ये 2, 2 क्या है, पोजीशन है। और ये जो डाई है, ये 2 मिथाइल है। बाकी लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आप बोलोगे प्रोपेन। तो ये इसका नाम है। ये इसका IUPAC नेम है, 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो दिस इज कॉल्ड IUPAC नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रूल, आपको उसको नेम करना होता है। अच्छा, मैं एक और देता हूं आपको, चले देखिएगा जरा, 1, 2, 3, 4, एंड देन दिस इज द CH3 एंड दिस इज CH3। ये लो, ये आ गया CH3 CH3। ये लो, ये मैंने लिख दिया CH3 CH3। ये लो, ये आ गया CH। ये लो, हाँ जी, पूछो बेटा पूछो। कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा जी, चलो ओके। अब CH3 मैंने लिख दिया ये, ओके। अब इसका नाम देना है हमने। ये मैंने सिलेक्ट कर ली longest continuous carbon chain। ये मेरे पास आ गई है ब्रांचेस, एक ये ब्रांच आ गई थे, एक ये ब्रांच आ गई। सही है, ये मेरे पास 2 ब्रांचेस आ गई हैं, राइट। अब आप इसका नाम दो, इसको पोजीशन तो दो, 1, 2, 3, 4। तो क्या बनेगा ये, 2, 3 डाई मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, ब्यूटेन है। देखो, एक ब्रांच लगी हुई है सेकंड पर, एक ब्रांच लगी है थर्ड पर। तो ये क्या बन गया, 2, 3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन। तो ये बन गया 2, 3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन, सिंपल। ओके, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो बहुत स्पेसिफिक होके मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपका माइंडसेट बन जाए कि जब भी हम नेमिंग देते हैं, तो वो क्या सोच कर दे रहे होते हैं नेमिंग, क्या क्राइटेरिया होता है नेमिंग देने का। ओके, तो ये कुछ उनमें से कॉम्पाउंड्स हैं। सेम गोज विद एल्कीन, उसमें हम जो है वो डबल बॉन्ड को देख रहे होंगे। सेम गोज विद अल्कोहल, उसमें हम OH को देख रहे होंगे। सेम गोज विद कार्बोक्सिलिक एसिड। वन बाय वन करके हमें हर एक की नेमिंग इस तरह से जो है वो करनी है। सही है, राइट। ओके।